पिछला दिन देखे, उसमें 2-4 महत्वपूर्ण चीज हम लोग फिर से सुन ले। मेन कौन सा राजा था जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न बन रहा था? तो हम लोग देखे 3 मेन राजा थे। गुलाम वंश में 3 मेन है, ऐसे 4 मानिए तो गुलाम वंश पूरे बन जाएंगे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा नंबर इल्तुतमिश, तीसरा रजिया और चौथा बलबन। बलबन के राजत्व सिद्धांत को आपको समझाए हुए थे। आज हम लोग चल रहे हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी में बस 3 मुख्य राजा, इस पर भी ध्यान दीजिए तो खिलजी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग खिलजी पूरा खत्म कर लेंगे। खिलजी के बाद तब अगला डायनेस्टी हमारा कौन सा होगा? तुगलक अगले क्लास में हो जाएगा, और तब सैयद लोधी एक साथ देखेंगे, सल्तनत आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए खिलजी डायनेस्टी में एक बार ध्यान से सब लोग समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान हमारे साथ देंगे तो तुरंत क्लियर होते जाएगा। पहला राजा जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जरा ध्यान दीजिए। उधर हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत की जो बात है, इसका धीरे धीरे साम्राज्य यहाँ बिहार तक के लगभग आपका कब्जा हो चुका, नीचे की ओर कोई कब्जा नहीं। और गुलाम वंश का मुख्य रूप से जो शासन है, यही शासन चल रहा। अभी तक कोई ऐसा राजा नहीं है जो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया, चाहे वो बलबन है, चाहे इल्तुतमिश है, चाहे तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक है। दक्षिण विजय अभी तक किसी ने नहीं किया। और इसी में हम लोग देखे थे अंतिम राजा जो गुलाम वंश का था, तो हम लोग देखे थे कैकूबाद के बाद क्यूमर्स आए। क्यूमर्स का ही एक सेनापति है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की कहानी बड़ा दिलचस्प है। इसको लोग दयालु सुल्तान कहते हैं। 1-2 अपवाद को छोड़ दिया जाए तो इतना दयालु था कि ऐसा राजा आपको नहीं मिलेगा। कोई चोरी कर ले, डकैती कर ले और पकड़ा के आ जाए तो ये खुद रोता था कि क्यों ऐसा करते हो, तुमको मृत्यु दंड देंगे तो तुम्हारे परिवार को कौन देखभाल करेगा। अब सोचिए उसके परिवार का चिंता लेके अपने रोता था। तो ऐसा दयालु राजा कहीं सुनने को मिलेगा। और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस राजा को दयालु सुल्तान कहते हैं, तो आप कहेंगे कि समझ गए, जलालुद्दीन खिलजी दयालु सुल्तान। लेकिन ये दयालु सुल्तान क्यूमर्स की हत्या करके ही राजा बने, तो एक तो अपवाद हो गया, दयालुता खत्म है राजा बनने के फॉर्म। दूसरा एक और थे सिद्धि मौला, संत है, लेकिन सिद्धि मौला इनके बारे में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोले तो उनको पकड़ के हाथी से कुचलवा दी। ये भी एक अपवाद है। बाकी सब जगह इतने दयालु हैं कि सोचिए दिल्ली में राजा बन भी गए हैं तो बलबन के रिलेटिव जहां जहां इक्तेदार है, सूबेदार है, ये कहा कि सबको रहने दीजिए, सब एक ही है, उसको हटा देंगे तो उसका परिवार को कौन देखे। तो सोचो रिलेशन है बलबन का, इसको दया लग रहा है तो उसको भी रहने दिया। कई जगह नुकसान भी इनको हो। और एक सबसे बड़ा नुकसान हो गया अवध के पास ही हम लोग देखेंगे, बलबन के एक रिलेटिव है मलिक छज्जू, मजबूत था। अभी तो अपनी दयालुता में उसको रहने दिया, लेकिन धीरे धीरे मलिक छज्जू क्या किया, मानिकपुर, काड़ा, इलाहाबाद का खास सेक्टर है, वो मलिक छज्जू के नेतृत्व में है, तो उन सेक्टर से टैक्स देना बंद कर दिया। हम तुम्हारे अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र राजा। अब लीजिए दयालुता का इसको एक नुकसान भी हो रहा है। तो इसी का भतीजा एक है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, कि उसका सपोर्ट लिया तब जाके मलिक छज्जू हारा, और उससे बहुत खुश हुआ अलाउद्दीन खिलजी से। और मानिकपुर और काड़ा जो इलाहाबाद का सेक्टर है, ये अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ का सूबेदार बना दिया कि तुम उस क्षेत्र को देखो जहां मलिक छज्जू था। और एक नए व्यक्ति का देखिए उदय हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अभी अलाउद्दीन खिलजी कोई राजा नहीं है, मानिकपुर काड़ा इलाहाबाद का सूबेदार है। बनाया कौन है इसको? जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी के समय इधर से बाहरी आक्रमण मंगोल का भी हुआ है। मंगोल अलग जाति ही थे, और मंगोल के आक्रमण में मुख्य रूप से हलाकू खां के नेतृत्व में जो है आक्रमण है, इसमें कई मंगोल नेता हार गए इससे, और हारने के बाद कई इंडिया में ही बस गए और इस्लाम धर्म को अपनाए। उन मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा जाता। पूछा जाता है कभी क्वेश्चन कि नव मुसलमान कहते हैं, तो नव मुसलमान का मतलब हो गया जो मंगोल भारत में आकर के और इस्लाम धर्म को मंगोल अपना लिए यहाँ रहने लगे, उनको नव मुसलमान के नाम से जाना गया। तो 3-4 बातें ही जलालुद्दीन खिलजी के लिए महत्वपूर्ण था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ ध्यान चाहेंगे, दक्षिण में महाराष्ट्र में एक बहुत नामी राजा थे, रामचंद्र देव। महाराष्ट्र दक्षिण के राजा है रामचंद्र देव। 1296 की बात है, अलाउद्दीन खिलजी पहली बार दक्षिण में अपना अभियान किया। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दक्षिण अभियान किसी राजा का पूछे, सल्तनत काल में पहला दक्षिण अभियान किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। यानी सल्तनत राजा में अलाउद्दीन खिलजी पहला राजा है जो दक्षिण भारत के विजय का अभियान शुरू किया। और उस समय राजा कौन है? जलालुद्दीन खिलजी ही राजा। इससे कोई बहुत परमिशन नहीं लिया है, वो चल दिया कि वहां बहुत धन दौलत है। और जब रामचंद्र देव के यहाँ गया तो उसने रामचंद्र देव को हराया, और हराने के बाद बहुत ज्यादा धन दौलत यहां से प्राप्त की। और वो धन दौलत लेके जब चल दिया तो ये बात जलालुद्दीन खिलजी को मालूम चला कि आपका भतीजा तो कमाल किए हुए, बहुत धन दौलत जीता है दक्षिण में। बहुत खुश हुआ और उसके स्वागत के लिए मानिक काड़ा इलाहाबाद का सेक्टर में वो दिल्ली से पहुंचा हुआ है कि भतीजा आएगा तो स्वागत करेंगे कि बहुत अच्छा काम किए। और स्वागत क्या, भतीजा सब समझ रहा था, वो स्वागत नहीं था, बढ़िया से स्वागत करके पीठ ठोकेंगे और सब पैसा लेके दिल्ली चले जाए। राजा तो यही है ना, तो कहेंगे वाह बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड चलो चलो ये सबको दिल्ली की ओर ट्रांसफर करो, अच्छा काम किया, सब करके छोड़ देंगे उसे। अलाउद्दीन खिलजी सब समझ रहा था कि मेरा स्वागत करने नहीं, ये पूरा धन लेने के लिए आया।
और इसीलिए ये जब इलाहाबाद में ही था स्वागत के लिए, तो जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो ये तो चूंकि उसका परिवार ही है, बड़ा उस पर खुश है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी धोखे से इसकी हत्या कर दी। इतना धन दौलत लेके आए हैं और सब ये हमको पटिया के ले लेगा, इससे बढ़िया इनको पार ही लगा देना ठीक। और इसी में जलालुद्दीन खिलजी मारे गए और अगले राजा कौन बन गए? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत अब दिलचस्प राजा, कारण दक्षिण भारत का विजय किया है तो दक्षिण का स्वाद उसको लग गया है। दक्षिण में पैसा बहुत है, हमला लूटमार बहुत कम हुआ है, इसीलिए पूरे क्षेत्र में हम विस्तार करेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी का एकदम सपना क्या क्या है सोच के आपको भी आश्चर्य लगे। जब ये राजा बना दिल्ली में तो कह रहा है कि हम विश्व विजय करेंगे सिकंदर के जैसे, विश्व विजय का सपना देख रहा। दूसरा, हम नया धर्म चलाएंगे, इस्लाम नहीं हमारा धर्म अलग हो। अब सोचिए एक से एक महान महान चीजें सोच रहा है कि हम सिकंदर जैसा विश्व विजय करेंगे। उसने अपने सिक्का पर सिकंदर ए सानी, द्वितीय सिकंदर भी खुदवाया। तुमको पूछा जाएगा किस राजा को द्वितीय सिकंदर कहा? अलाउद्दीन खिलजी। किस राजा ने सिकंदर ए शानी द्वितीय सिकंदर का उपाधि लिया? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी अब सोचिए नया धर्म चलाने का, पूरा विश्व जीतने का नया नया सपना देख रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि उनके वजीर कौन थे? अलाउल मुल्क। कभी कभी वजीर का नाम पूछता है, अलाउद्दीन खिलजी के वकील वजीर कौन है? अलाउल मुल्क। और अलाउल मुल्क जो वजीर हैं उन्होंने सलाह दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि हुजूर धर्म चलाने का काम पैगंबर लोग का है, आप राजा है, देश चलाइए। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि हाँ ठीक कह रहा, चलो देश चलाएंगे, विश्व जीतेंगे। वजीर बहुत तेज था, वो कहा कि एकदम हुजूर आप विश्व जीत सकते हैं, लेकिन विश्व बाद में, पहले इंडिया जीत लीजिए, तब वर्ल्ड का सोचना है। कहा ये भी ठीक बात है। इंडिया जीतने में बेचारे को समझ में आ गया कि दुनिया जितना संभव नहीं है, भारत जीतने में ही बहुत परेशानी हो रही है। तो देखिए साम्राज्य अभी जो आपको बताए खिलजी वंश तक यहीं तक था। अब अलाउद्दीन खिलजी यहां से अब बढ़ेगा, राजस्थान, गुजरात, मालवा, दक्कन, पूरा क्षेत्र बढ़ते चला जाए। और अलाउद्दीन खिलजी के समय ये जो सिंधु नदी देख रहे हो, इस सिंधु नदी से इधर मंगोलों का शासन और इस साइड में हमारे अलाउद्दीन खिलजी का शासन है। पूरे गुजरात वगैरह सेक्टर इसमें शामिल हो चुका है और एक विशाल साम्राज्य का यह स्थापना कर चुका है। तो आपको कभी कभी पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चिम पड़ोसी कौन थे? मंगोल, उधर से मंगोल है। और अलाउद्दीन खिलजी का भाग्य भी अच्छा है, इसको दो चार इतने बढ़िया मिल गए हैं सेनापति जो कि कहीं भी कोई लड़ाई है तो खुद कर रहे हैं, इसको आराम करने दे रहे हैं। अब सोचिए कुछ जगह आक्रमण इनका इंपॉर्टेंट है, जैसे गुजरात आक्रमण, इनका मेवाड़ आक्रमण, ये सब दो चार बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है जिस पर आपका ध्यान जाएंगे, बढ़िया से सुनेंगे उस पर। और तब अलाउद्दीन खिलजी की दो चार नीतियां हैं, उस पर बहुत अच्छा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी पहला राजा है जिसने दाग एवं हुलिया प्रथा को डेवलप किया। ये पहला राजा है जो सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया। अब तक सल्तनत काल का कोई राजा ऐसा नहीं। तो दाग एवं हुलिया, नगद वेतन, वेतन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसने जान के पहले बताए थे आपको कि टैक्स में लूट का एक हिस्सा होता था, उसको खम्स कहते थे, याद है सबको? उस खम्स में कितना परसेंट राजा लेते थे? जल्दी बोलिए। 75 और 25 थे। ये उलट दिया, अपने मैक्सिमम पार्ट रखा और सैनिक को कम देना शुरू कर दिया। तो सब सैनिक लोग फिर भी हंगामा नहीं किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट नामी है, इसकी बाजार नीति। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बाजार नीति किसकी आई? अलाउद्दीन खिलजी। और इस बाजार नीति में हम लोग देखेंगे सहना मंडी कर करके पूरे बाजार का एक व्यवस्था होगा, हर वस्तुओं की कीमत फिक्स होगी, राजा उसको निगरानी करेगा और कहेगा इतना ही में वस्तु मिलना चाहिए, किसी को महंगाई प्रतीत नहीं। बताओ आजकल राजा करते क्या कि सबके पेमेंट हाफ, रेलवे में 5000 वेतन मिले, रेलवे में कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं, लेकिन फिर सुविधा दे दे कि जो लोग रेलवे में नौकरी करेंगे कोई यात्रा जितना चाहेंगे फ्री करेंगे, उनको पैसा नहीं लगेगा, कार्ड दिखाइए, फुल फैमिली यात्रा कीजिए। रेलवे में जो नौकरी करेंगे उनको रेलवे वाले कैंटीन खोले जा रहे हैं जहां 1 रुपए किलो चावल मिले, 1 रुपया में भर पेट रसगुल्ला खा सकते हैं। अब इस तरह का अलग अलग कैंटीन व्यवस्था कर दें तो क्या तुम्हें लगता है 5000 में लोग खटने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? कहेगा रेलवे घूमना एकदम फ्री है, फुल फैमिली, और सामान तो मत कहिए, 40 किलो अनाज लाते हैं तो 40 रुपया लगता है। तो उस टाइप का एक अच्छा बाजार की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये टैक्स भी बहुत लगाया, यहां तक कि उस जमाने में मकान टैक्स भी लेना शुरू कर दिया, चराई टैक्स भी लेना शुरू कर दिया। जानवर चरने जाएगा उसका टैक्स लगेगा, मकान बनाओगे तो उसका टैक्स लगेगा, खरी करता टैक्स खूब लिया, लेकिन लोग हंगामा नहीं किए, इसकी बाजार नीति उसको मेंटेन कर दी। तो दाग एवं हुलिया भी थोड़ा सा समझ लीजिए, दाग हुलिया समझते हैं? चलिए बोलिए। पूछा जाएगा कौन, आप लोग का क्वेश्चन यही सब ज्यादा है, बाकी जो बहुत कंसेप्ट वाला है थोड़ा ऊपर के लेवल में होता है। आप लोग को खूब पढ़ के जाओगे तो कहेगा कौन सल्तनत काल में पहला राजा था जो घोड़ा दागने की प्रथा विकसित की? तो कहना वो समझ गए, घोड़ा दागना है तो अलाउद्दीन खिलजी, हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा घोड़ा दागना समझते हो? नहीं समझते? अब राजा के पास मान लो कि 10,000 घोड़ा है, तो वो घोड़ा किसी न किसी के चार्ज में रहेगा। यहाँ भाई 500 तुम देखो, 200 तुम देखो, 40 तुम देखो, सब चार्ज में। उल्लू क्या करता था, बढ़िया बढ़िया घोड़ा मिला किसी को 500 घोड़ा आपके चार्ज में,
तो वो क्या किया, इसमें 5 जो एकदम हाई क्वालिटी वाला घोड़ा है वो मार्केट में सेल कर दिया और उधर से रोगी वाला घोड़ा अंदर डाल दिया कि जी जब आइए गिन लीजिए सर 500 दिए थे 500 है। अब राजा देख रहा है अरे ऐसा घोड़ा हम नहीं लाए थे, मालिक तबियत खराब से ऐसा ही दुबला उबला हो गया है, वही वाला घोड़ा। राजा का तो नुकसान हो। अब कोई घोड़ा कहीं किसी का मर भी रहा है तो काला मरल दे दो, ताजा ले जाओ, पैसा इतना देते हम गिनती करवा देंगे कि मालिक देखिए मर गया और संख्या हो। अब राजा परेशान रहता था कि इसका कौन तरह का हिसाब किताब रखे, घोड़ा का कोई इलाज तो होगा, तो इसका क्या हिसाब किताब रखे उसको समझ में नहीं आ रहा। पहला राजा है अलाउद्दीन खिलजी जो कहा कि हमको सब समझ में आ गया। राजा का एक चिन्ह होगा और जो घोड़ा खरीदा के आएगा लोहा गर्म करके उसके पीठ पर वो चिन्ह दाग देना है। अब घोड़ा खरीदा के आया एकदम लोहा गर्म, उस पर एक चिन्ह बना हुआ है और घोड़ा के पीठ पे दाग लगा दिया। घोड़ा को चल जाता फिर इलाज होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दाग परमानेंट है। और तब अलाउद्दीन खिलजी कह दिया कि यदि किसी के घर से दागा हुआ घोड़ा मिल गया उसको तो मृत्यु दंड दे देंगे कि तुम खरीदा कैसे थे। बात समझ लो। तो अब तुमको लगता है कि कोई घोड़ा गड़वाएगा? अब बताओ रेलवे अपना क्या करती है, दाग एवं हुलिया पर था रेलवे अपना स्लीपर में सब बेडशीट बिछाती है, तकिया का कवर सब है, लेकिन सब पर रेलवे का वो मोहर मारे हुए। तो उससे फायदा क्या है, चुरा करके न ले जाए। अगर ले भी जाते हैं कोई चुरा के तो उनके अंदर लगते रहता है कि भगवान को देख न ले, क्योंकि अगर गेट पर पकड़ा गया तो समझ रहे स्थिति क्या होगा, सीधे जेल। घर में भी लेते चले गए और घर में कभी छापेमारी हो गई और मैं निकल गया, रेलवे वाला लोगो ले चलो इसको जेल, ये रेलवे वाला कैसे बेडशीट आ गया इसके घर में। तो अब बताओ राजा का घोड़ा सुरक्षित होगा कि नहीं होगा? अब राजा का कोई घोड़ा बीमार है कि नहीं, मर रहा है कि नहीं, वो चेक हो। तो ये इस तरह के सिस्टम दाग प्रथा डेवलप करके एकदम ठीक कर दी। सैनिक में भी हुलिया प्रथा लाया। हुलिया समझते हो? अरे हुलिया मैंने लिखो पहचान चिन्ह, नाक पर कटल, दिल का निशान, तुम लोग दुगो पहचान चिन्ह देते हो ना, वही हुलिया प्रथा। पहले क्या था, बहाल कोई हो जाए और ड्यूटी में कोई रहे। मोहन कुमार जी साहब हम ही देखे तो तू बहाल कैसे हो गया इसे, वो किसी का बदले भेज दे कि जाओ मेरे बदले ड्यूटी करना, 50-50 रहेंगे, गिनती से मतलब है गिनती पूरा हो जाएगा। तो पहली बार राजा लिखने लगा हुलिया, किसका हाँ लिखिए, कैसा रंग है, किधर कटा का निशान है, हाइट कितना है, कौन चीज क्या है। अगर शक होगा तो ये हुलिया निकाल के पढ़ेंगे, नहीं मैच किया तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, दूसरा आएगा। तब बताओ डर से कोई जाएगा? नहीं जाए। पहले परीक्षा क्या होते थे, केवल परीक्षा हॉल में बैठे एग्जाम दीजिए, धीरे धीरे लोग इधर उधर करना शुरू कर दिया तो दाग हुलिया प्रथा और भी इधर उधर किया, तब एकदम पूरे बायोमेट्रिक हाजिरी का आगे। तो उसी प्रकार की भी अपना सारे प्रबंधन किए। तो अलाउद्दीन खिलजी से मेन यही क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो एक बार फिर देख लोगे। और तब मुबारक खिलजी मेन सबसे महत्वपूर्ण है और लास्ट इसके खुसरो शाह, हम लोग देखेंगे खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार और आप बढ़िया से सुन लीजिए और तब उम्मीद है कि एक राउंड और सुनने के बाद आपको लगेगा कि खिलजी से कोई क्वेश्चन बच जाए। शुरुआत में केवल भारी लगता है, एक बार सुने तो क्लियर। तुगलक और खिलजी अभी एक साथ करें तो आपको लगेगा कि एकदम फिट हो गया हमारा। और तब अगला दिन हो जाएगा गुलाम खिलजी एक साथ, और तब अगला दिन तुगलक इसमें शामिल हो जाएगा और फिर सैयद लोदी, बहुत आसान है, उसमें बाहर नहीं। चलो जल्दी से देखें। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को कैसा सुल्तान कहते? दयालु शासक। लेकिन एक दो उदाहरण अपवाद में है, जैसे सिद्दी मौला को हाथी से कुचलवाया और जैसे क्यूमर्स की हत्या करके खुद राजा बना। मलिक छज्जू कौन था? बलवन के रिलेटिव। मलिक छज्जू कौन है? बलवन के रिश्तेदार है, लेकिन ये चूंकि उदार शासक, दयालु शासक है, रुकने दिया था, लेकिन मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। इसके विद्रोह को दबाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसीलिए उसने मानिकपुर बने इलाहाबाद का क्षेत्र जो देख रहे हो, इलाहाबाद मानिकपुर काड़ा वहीं पे है, उसकी सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को। तब हम लोग देखे मंगोल का आक्रमण भी किसके नेतृत्व में? अब्दुल्ला। और ये मंगोल लोग हार गए और जो मंगोल भारत में बस गए, इस्लाम धर्म अपनाए, उनको क्या कहा गया? नम मुसलमान। इनकी हत्या कौन कर दी है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के लिए मुख्य क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की क्यों किया था? बात समझ गए हो कि इसका लक्ष्य क्या था? विश्व विजय करेंगे। कौन समझाया? वजीर समझाया, नहीं तो फॉर्म में था इंडिया छोड़ के दूसरा तरफ जाता, उधर से काम खत्म हो जाता। तो इसलिए कम से कम इंडिया के फिर में ही रह गया, तो बढ़िया है। वजीर का नाम क्या है? अलाउल मुल्क। ये नया धर्म चलाने से भी रोकती, नया धर्म चलाने के लिए उसने बताया किसका काम है? दक्षिण भारत का विजय प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन है? चलिए बोलिए। तो दक्षिण भारत के विजय प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान हमारा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में इसने कहां आक्रमण किया? देवगिरी। इस समय राजा बन चुका है कि नहीं? नहीं। तो फिर धन दौलत लेके गया तो उधर से फिर सही। और यही जो रामचंद्र देव वहां राजा है, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि दक्षिण जितना आसान नहीं था जब तक कोई दक्षिण का राजा सहयोग न करे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक रणनीति अपनाया, दोबारा भी जीता तो रामचंद्र देव को समझाया कि तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, राजा तुम रहो, लेकिन बाकी के जितने में हमको मदद करो। और पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान में दक्षिण के किस राजा ने उसको सहयोग किया? रामचंद्र देव। ये दिमाग में से रखें। तो रामचंद्र देव कहां का राजा है? देवगिरी, महाराष्ट्र का। आपको ध्यान रखना है, देवगिरी महाराष्ट्र का राजा है। अगला दो इंपोर्टेंट इसके और आक्रमण है, मेवाड़ विजय और दूसरा गुजरात विजय। मेवाड़ विजय में तो खुद गया था, बाकी गुजरात विजय में इसके सेनापति ही गए थे। अब इसके नुसरत खां हम लोग देखेंगे, इसमें मलिक काफूर, इसके महत्वपूर्ण सब सेनापति होंगे, उसकी कहानी थोड़ा सा सुनिए, जरा ध्यान दीजिए। मेवाड़ विजय, आपसे पूछा जाए कि बताओ मेवाड़ की राजधानी कहां? चित्तौड़गढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चित्तौड़ अंतिम तक।
जब कोई राजा आएगा तो अक्सर ही स्वतंत्र हो जाएगा, बहुत इसकी भौगोलिक स्थिति इसके पक्ष में। और मेवाड़ में राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह से ज्यादा फेमस थी उनकी पत्नी पद्मिनी या पद्मावती। और इन्हीं पर एक पुस्तक है रानी पद्मावती, इसके या पद्मावत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कुछ इतिहासकार कहते क्या है उसको सुन लीजिए ताकि क्रमश समझ में आ जाए। अलाउद्दीन खिलजी अपने शादी नया किया और उसके बाद दरबार में कहा कि इससे सुंदर पूरे कहीं जहान में कोई नहीं हो। दरबार में एक व्यक्ति खड़ा होकर कह दिया कि गुस्ताखी माफ हो हुजूर, ये सबसे सुंदर संसार में नहीं है, अगर संसार में सबसे कोई सुंदर देखना है तो एक महिला है। कौन? तो वो है पद्मावती। कहाँ है? यही है, मेवाड़ में रहती है, राणा रतन सिंह की पत्नी। तो अलाउद्दीन खिलजी को उसी समय हुआ कि आखिर है कैसी, वो देखे। तो इसके लिए उन्होंने खुद अभियान किया और खुद अभियान के बाद कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को घेर भी लिया तो इतना ही कहा कि अंतिम पद्मावती की एक बार दिखवा दो कैसी, और तब हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा योजना यहाँ अलग है। हम अपने दरबार में बोले हैं, वहां पे हमारा आंसर काटा गया तो हम तो देखेंगे ना कि काटने वाला झूठ बोला कि सही बोल। और अंतिम राणा रतन सिंह बहादुरी से लड़े और मारे गए। राणा रतन सिंह जब मारे गए तो अलाउद्दीन खिलजी पूरे भवन को घेर लिया कि रानी पद्मिनी को लेके चलना है अपने, जहां हमारी राजधानी है, हमारे साथ वो रहेगी। लेकिन पद्मिनी क्या की? जौहर व्रत धारण की। और जौहर व्रत में होते थे कि पति मर गए, दो चीजें, सती प्रथा का मतलब लाश के ऊपर जिंदा जलाना, और जौहर व्रत का मतलब है कि जब सुन लिए कि पति मर गई तो खुद से भवन में ही जिंदा जल जाए, इसको कहते हैं जौहर कर्म। और रानी पद्मिनी क्या की? जौहर व्रत धारण की, महल में ही अपने शरीर पर तेज छिड़क करके जिंदा जल गई कि हम यही जल के मर जाएंगे, वो सही। तो इसीलिए इन पर कई देखे विवादित सिनेमा वगैरह भी बना। पद्मावती तो हम लोग देखे कि इसमें जो सिनेमा बना तो एक क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बताओ, एक क्वेश्चन पूछेगा राणा जो है ये पद्मावती किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। राणा रतन सिंह कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। और बताओ मेवाड़ विजय कौन करना चाहा? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये इसका देखो, मेवाड़ विजय इंपॉर्टेंट है और दूसरा गुजरात विजय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात विजय में ही एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कहां देख पाया? बताया तो कि जौहर व्रत ले लिया। तुम देखने में ही पसंद है तो सिनेमा देख ही लेता तो सिनेमा कैसे बन जाता? तो ध्यान दीजिए, तो इस सिनेमा में दिखाएगा वो अलग सीन है, अब उनकी तो अलग तरह के होते हैं ना, उसमें नहीं दिखाया। अब पता नहीं, हम सिनेमा नहीं देख पाए उसको। चलिए खैर सुने, इतिहासकारों के अनुसार है कि नहीं देख पाए, जौहर व्रत कर ली और वो सफल इस योजना में नहीं रहा जिसके लिए गया था। तो अब ध्यान दीजिए, अब कई लोग कहते हैं कि नहीं क्षेत्र विस्तार में गया था। कई लोग कहे कि तो क्षेत्र विस्तार में आखिर कौन बड़ा चीज मेवाड़ में? चारों तरफ पहाड़ है, ये है, कोई टैक्स भी नहीं आता, दूसरा जगह जीता, वही पहली बार क्यों पहुंच? तो कई लोग जोड़ते हैं दरबार की कहानी जो आपको अभी सुनाए। खैर जो भी रहे, हम लोग को एक क्वेश्चन अच्छा बन गया। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। उनकी पत्नी कौन है? पद्मावती। और पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। गुजरात विजय 1299 में ये भी महत्वपूर्ण। इस अभियान को खुद अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, उसके सेनापति नहीं किया। और गुजरात विजय में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां के राजा कौन है? कर्णदेव। इसकी भी लंबी कहानी है जो डिटेल में देखोगे। कर्णदेव भाग गया और इनकी पत्नी पकड़ी गई थी और वो पत्नी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश की गई। अलाउद्दीन खिलजी उससे भी विवाह किया और फिर कर्णदेव की एक बेटी थी। कर्णदेव बेटी को लेकर के भागने में सफल हो गया था और बेटी को लेकर के वहीं भागे थे देवगिरी, जहां राजा कौन थे? रामचंद्र देव। वो उनको संरक्षण दिए और कुछ वर्षों के उपरांत मां को अपनी बेटी की याद आ रही थी कि किसी तरह हमारी बेटी को वहां से बुलाओ। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी फौर में है, फिर रामचंद्र देव पर हमला हो। अब समझेंगे तो कहानी का बहुत डिटेल यहाँ पे, लेकिन हम लोग को उतना नहीं इस मैच में मतलब है। इसमें है कि गुजरात विजय का अभियान में दो चीज इंपॉर्टेंट। एक तो गुजरात विजय में गुजरात का राजा कौन है? कर्णदेव। और दूसरा आपके लिए एक महत्वपूर्ण और है, गुजरात में ही उसके सेनापति को एक बहुत ही योग्य व्यक्ति बिक रहा था और वो व्यक्ति का नाम था मलिक काफूर। उस जमाने में दिनार सोना के सिक्का को कहते थे। कोई भी व्यक्ति 1 दिनार या 2 दिनार में बिकते थे, अधिकतर व्यक्ति का रेट यही था। सोना का सिक्का माने 1 दिनार न तो 2 दिनार, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मलिक काफूर को जो बेचने आया था इसका 1000 दिनार मांग रहा था। उस समय का 1000 सोना का सिक्का का मतलब अभी के अनुसार 1 करोड़ रुपए। तो उतना रुपया जब मांगा तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कहा कि आखिर खूबी क्या है? 1000 दिनार क्यों मांग रहे हो? कुछ तो खूबी होगा। तू कहा कि इतना बढ़िया तलवार किसी को चलाने नहीं आएगा। सेनापति कहा मुझे भी नहीं, कहा कि टकरा के देख लो। और जब दोनों के बीच तलवार चली तो मलिक काफूर उसके तलवार को खत्म कर करके मलिक काफूर ही जीत गए। सेनापति कहा कि तो सही में 1000 दिनार लायक है, इतना मजबूत हम लोग नहीं देखे अब तक कोई गुलाम बिक रहा हो। और 1000 दिनार में इसको खरीद के लाया तो जमान में फेमस हो गया मलिक काफूर 1000 दिनारी के नाम से। 1000 दिनारी क्वेश्चन आएगा, 1000 दिनारी किसे कहते हैं? मलिक काफूर। कुछ लोग कहते हैं कि मलिक काफूर हिजड़ा था। बात समझे, मलिक काफूर हिजड़ा था, लेकिन हिजड़ा होते हुए भी जो इनके वर्क होंगे उसको समझिए। पूरा दक्षिण भारत के जीतने वाला यही मलिक काफूर है। अलाउद्दीन खिलजी इस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया क्योंकि यह जिस युद्ध में जाता था वहां जीत के आता था। ये पक्का मलिक काफूर हारा नहीं कब। और पूरा दक्षिण के अभियान को जीता। यहां तक कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका अभियान हुआ वारंगल।
आंध्र प्रदेश में वरंगल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां है राजा प्रताप रुद्रदेव और इन्हीं के पास से इसको कोहिनूर हीरा मिला, जिसको ये अलाउद्दीन खिलजी को भेज। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के पास कोहिनूर हीरा आ गया है, धीरे धीरे कोहिनूर की कहानी बढ़ती जाएगी। अब इसमें हम लोग देख ले भूमि माप करने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण के लिए इसके बाजार का नाम क्या है? दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवाने मुस्त खराज क्या था? तो इसका बाजार नियंत्रण का एक विभाग। इसके बाद हम लोग देखें सैनिक सुधार क्या किया, दाग एवं हुलिया प्रथा का डेवलपमेंट, नगद वेतन देने की प्रथा। अभी आपको हम समझाए कि सबसे पहले दाग एवं हुलिया प्रथा कौन शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सबसे पहले नगद वेतन कौन दिया? अलाउद्दीन खिलजी। और घड़ी कर, घर पर लगने वाला टैक्स, और चराई कर, जानवरों को चराने पर लगने वाला टैक्स, ये दो नए प्रकार के टैक्स भी अलाउद्दीन खिलजी ने किए। अब अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद इसी का जो मेन है मलिक काफूर, वो हड़कंप मचा के रख, तो ताकत तो था ही, सब जगह जीता था, लेकिन फिर मलिक काफूर भी मारा गया। उसका 20-21 दिन का बड़ा तांडव वाला उसका शासन रहा, और तब अगला हेड जो बना उसका नाम है मुबारक खिलजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक लाइन है जो आपसे खूब पूछेगी। सल्तनत काल का हर राजा अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि कहता था कि हम खलीफा के अधीन है, और सभी राजा सुल्तान की उपाधि लेता था। पूरे सल्तनत काल में एकमात्र राजा है मुबारक खिलजी जो अपने को खलीफा घोषित किया कि हम सुल्तान नहीं है, हम ही खलीफा है, किसी को चिट्ठी चाहिए तो बोलो हम साइन करके दे। अब बताओ उस जमाने में सब कह रहा है हम खलीफा के अंदर हैं, आई खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो, सल्तनत काल के किस राजा ने अपने को खलीफा घोषित किया? तो तुम कहोगे समझ गए। अब जब कहेगा खुद को खलीफा, कहना वाह अपने खलीफा बन गए जी, वाह मुबारक हो आप अपने को खलीफा बना। बात ध्यान रखो, जब कहेगा अपने को खलीफा कौन बनाया तो कहना मुबारक हो, अपने को खलीफा बनाया, मुबारक हो, नाम है मुबारक खिलजी। बोलो जी मुबारक खिलजी, एकदम क्लियर है सबका। और लास्ट इसमें है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? खुसरो शाह। और खुसरो शाह के बाद ये आपका खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट हो गया। अब एक बंधन केवल सुन लीजिए तो हमें लगता है कि खूब मजे में आपका दोनों सीक्वेंस चला गया। अगले क्लास में तुगलक पढ़ा के फिर तीनों को जोड़ेंगे तो लगेगा कि बहुत एकदम ठीक हो गया, और एक क्लास में अगला सुनेंगे तो लगेगा सल्तनत मेरा फिट है, सल्तनत से एक या दो क्वेश्चन रहेगा। तो ये आराम से आपसे बनेगा, भी कुछ भी रहेगा तो बना सकते हो। क्लास का लेवल मीडियम पद पे है आप लोग के बैच में, ना बहुत धीरे और ना बहुत ऊपर किया गया, जितना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर हमने रखा है, तो इसीलिए आपका मध्यम पद बहुत सुरक्षित पद होता है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे गुलाम वंश, अभी लास्ट बंधन चल रहा है, हम देखेंगे कौन लोग पूरा सुना सकेंगे। गुलाम वंश में 4 आपको एकदम याद चाहिए। पहला नंबर हम बताए थे जिसको याद करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा नंबर हम लोग देखे थे इल्तुतमिश। तीसरा नंबर देखे थे रजिया सुल्तान, और चौथा नंबर देखे थे बलबन। याद आया? इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इनके काम को। आपको बताया थे कुतुबुद्दीन ऐबक में कम से कम 3 बात याद चाहिए, इल्तुतमिश में 4 बातें एकदम ठीक चाहिए, रजिया में 2 बात और बलबन में 5 बात। बस इतना जो लड़के को याद है कि गुलाम डायनेस्टी एकदम क्लियर। सुनो बढ़िया से, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक। याद आया? दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो निर्माण हुआ वो मेन पूछता है, तो बताया थे कि इसके द्वारा दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ। दूसरा इसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण हुआ। और तीसरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगार में कुतुब मीनार का निर्माण किया। हमें लगता है निर्माण भी आपका क्लियर है सबका। अब मुख्य रूप से इसका लास्ट स्टेप है जो कि अब आपका हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक से मेन यही पूछता है, चौगान की आप पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरने के कारण 1210 में इसकी मृत्यु हो। हम समझते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो सबका क्लियर है। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग 4 पंक्ति सुन ले, एकदम ठीक होना चाहिए। भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक है, यह पहला वैद्य सुल्तान है। पहला वैद्य सुल्तान का मतलब आपको बताया थे बगदाद के खलीफा से इसे सनद पत्र प्राप्त हुआ है। इसने इक्तादारी प्रथा शुरू किया और शुद्ध अरबी सिक्का चलाया। दोनों इंपॉर्टेंट, इक्तादारी भी और शुद्ध अरबी सिक्का भी, जिसमें 2 चीज देखे थे, टंका और चित्तर। याद आया सबको? तो ये शुद्ध अरबी सिक्का दिमाग में रखेंगे। इल्तुतमिश ने इनके कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कर दिया। इल्तुतमिश में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसने 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर तुर्क ए चहलगानी या चालीसा का निर्माण किया। याद आया सबको? तो तुर्क ए चहलगानी या चालीसा 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर इसने किया। ये इल्तुतमिश की हम लोग विशेषता देखेंगे। अब इल्तुतमिश के बाद रजिया। रजिया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र पहली और अंतिम महिला है जो शासिका हो। और रजिया के बारे में आपको बताया था कि कहां के इक्तादार ने विद्रोह किया, भटिंडा का, और उसका इक्तादार का नाम क्या था? अल्तुनिया। उसके साथ विवाह भी हुआ, लेकिन हम लोग देखे थे कैथल के युद्ध में फिर उस हार गए और दोनों डाकू द्वारा मार दिए गए। याद आया सबको? बलबन सबसे महत्वपूर्ण, रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। पहला राजा है जिसने अपने राजत्व के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इसने कहा राजा क्या होते हैं? ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं और ईश्वर के छाया होते हैं। इसने जिल्ले इलाही, निबायते खुदाई, ये सभी हम लोग देखे थे, इसने उपाधि धारण किया था। याद है सबको? तब बलबन में हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखे थे, इसने तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था।
पुनः बलवन में हम लोग देखे थे एक महत्वपूर्ण कार्य, इसने ईरानी प्रथा के अनुसार सिजदा और पैबोस, झुकना और पैर को चूमना और जो है ईरानी त्योहार नौरोज प्रारंभ किया था। याद आ गया सबको? और बताओ गुलाम वंश के अंतिम राजा कौन थे? क्यूमर्स। अंतिम राजा कौन है? क्यूमर्स। ये गुलाम डायनेस्टी से हम समझते हैं, पिछले दिन भी किए थे, आज कुछ कुछ दिमाग में आ गया सबका। अंतिम दिन फिर ऐसे ही चलेंगे और तब किसी बच्चे को हम बोलेंगे कि रजिया पर दोनों लाइन सुना दो, इल्तुतमिश पर तीनों लाइन सुना दो। जो सचमुच चाहते हो रिजल्ट हो जाओ, घर में बैठ के यही करना है अंतिम में। गुलाम वंश नाम लिखे, सब पर 3 से 4 लाइन सोचो, फिर अगला वंश उसी प्रकार से करें, नेक्स्ट अगला उसी प्रकार से करें। तुम कुछ नहीं सेट बनाओगे, फिर भी सब चीज दिमाग में व्यवस्थित रखा हो। कई लड़का इसी चीज को रटता है सेट से, उसको नहीं पता है रजिया किसके बाद आई, कहा क्या, खाली एक चीज रट गया कि बस महिला शासिका रजिया, तो उसको सीक्वेंस नहीं बन पाता। आपके पास तो पूरे सीक्वेंस के साथ तुम लोगों। चलिए अब हम लोग बता दें, आज जो पढ़े उसको फिर से करें। गुलाम वंश के बाद जल्दी बोले खिलजी डायनेस्टी। और बताओ खिलजी का पहला राजा, जल्दी बोल दीजिए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला नंबर बोल दीजिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद बोल दीजिए मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरो शाह। चलिए जरा ध्यान से सब लोग सुनेंगे, सभी का 1 मिनट लास्ट ध्यान चाहेंगे। ये जो सुन रहे हो ना, यही दिमाग में तुम्हारा बैठे, और हम इसी के लिए है कि जो हो एकदम याद होते चला जाए। तो चलिए जरा ध्यान से सुने। अब जलालुद्दीन खिलजी पर 3-4 लाइन, जो 3 काफी पॉइंट है, 3 से ज्यादा नहीं आए। ये दयालु सुल्तान पूछा जाएगा कि बताओ किसे दयालु सुल्तान कहते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। पहला लाइन एकदम क्लियर हो गया। दूसरा, हम लोग देखे थे कि मानिकपुर के क्षेत्र में बलवन के एक रिश्तेदार थे, क्या नाम था? मलिक छज्जू। और मलिक छज्जू के विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी ने शांत किया, इसीलिए मानिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को मिली। बोलिए ये भी स्पष्ट है सबका? इसी के समय मंगोल का आक्रमण अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा खिलजी वंश में किस राजा के समय मंगोल आक्रमण हुआ? तो जलालुद्दीन खिलजी। बोलो जलालुद्दीन खिलजी मंगोलों से हारा कि जीता? जीता। और कुछ मंगोल भारत में ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए, उनको नव मुसलमान कहा। बोलो लाइन क्लियर सबका? अलाउद्दीन खिलजी से मेन 4-5 चीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर, अलाउद्दीन खिलजी शासक कैसे बना, इसका सपना क्या क्या था, एक निर्माण क्या क्या किया, ये जीता कहां कहां। इस जीत में हम लोग 2 जगह खास देख रहे थे, जल्दी बोल दो, मेवाड़ और दूसरा बोलो गुजरात। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है इसके द्वारा किए गए सुधार। सुधार में भी एक राउंड सुन ले, इतनी बात सुन लो तो अलाउद्दीन खिलजी एकदम आपके हैंड में आ जाएगा कि हाँ एकदम क्लियर हो गया। पहली इंपॉर्टेंट बात, अलाउद्दीन खिलजी शासक कैसे बना? 1296 में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर इसने हमला किया और उसमें काफी धन एकत्रित किया। और उस समय इसके स्वागत के लिए मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी आए थे और उसकी हत्या करके यह शासक था। बोलो जी क्लियर है सबका? सपना क्या था? विश्व जीतने का। और इसीलिए इसने सिकंदर ए सानी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। और सपना क्या था? नया धर्म चलाने का। इसको समझाया कौन? इसके वजीर अलाउल मुल्क। और उसने कहा कि धर्म चलाने का कार्य किसका है? पैगंबर का। और विश्व विजय कीजिए, बहुत अच्छा सपना है, लेकिन पहले भारत जीती। और इसी क्रम में हम लोग देखे कि आपका सपना को ठीक ठाक किया और दक्षिण भारत जीतने वाला पहला राजा अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में हुआ। अब इंपॉर्टेंट चीज देखें, निर्माण। अलाउद्दीन खिलजी का एक निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी समय भारत में पहली बार इस्लामिक शैली का निर्माण हुआ है। इसके पहले इस्लामिक शैली से निर्माण नहीं थी। और वो पहला इस्लामिक शैली का निर्माण क्या था? तो वो निर्माण है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा आप लोग नाम पढ़े होंगे सीधा सीधा कि अलाई दरवाजा, तो अलाउद्दीन खिलजी हम सुने हो। अलाई दरवाजा भारत का पहला निर्माण है जिसमें कंप्लीट रूप से इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया। इस्लामिक शैली में 2 चीजें महत्वपूर्ण होते हैं, गुंबद और मेहराब। देखिए हिंदू शैली का मकान कहीं भी देखोगे तो मकान पीलर होगा, छज्जा हो। मुस्लिम शैली में छज्जा नहीं होता। मस्जिद वगैरह में तुम कभी ठीक से देखना, छज्जा उज्जा नजर नहीं आए। अगर मुस्लिम शैली में होगा तो कोई छज्जा नहीं और कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा जो हम लोग देख रहे हैं। वो हिंदू शैली के निर्माण आप देख रहे हैं। मुस्लिम शैली के निर्माण में होता क्या है? इधर से उठा, ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला आया, फिर ऐसे चला आया। इसको मेहराब कहते हैं। इस प्रकार की आकृति कहीं भी देखना तो इसका नाम क्या है? मेहराब। देखो आजकल तो हम लोग इंडो इस्लामिक हो गए। कई मुस्लिम लोग के डिजाइन हिंदू को पसंद आया तो अपने घर में डालिए, और कई हिंदू लोग के डिजाइन मुस्लिम को पसंद आया तो वो अपने घर में डालिए। कौन घर कौन शैली में ही पता नहीं चल। आजकल क्या है, आप घूमते गए और देखे कि अरे बड़ा बढ़िया डिजाइन है। कभी मकान बनाने की इच्छा हुई तो मोटरसाइकिल पर मिस्त्री को बैठाया कि चलो पीछे चलो दिखाते हैं। और फिर कहे देखो खिड़की का डिजाइन देख रहा है, ऐसा ही बना देगा, तो हाँ चलो बैठ गया, बना दो इसी पर। शैली से कहां ध्यान देते? लेकिन उस जमाने में मेहराब और गुंबद इंडिया में नहीं थे। पहला गुंबद मेहराब का जहां प्रयोग है वो आपका अलाई दरवाजा। इसलिए इसका निर्माण में अलाई दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो अलाई दरवाजा कहां है? अरे तो ये दरवाजा है किस चीज का? वही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद।
जिस मस्जिद को अभी कुतुबुद्दीन ऐबक सुने थे ना बनाया, तो मस्जिद में भी डिजाइनदार दरवाजा नहीं था। एंट्री है, नमाज पढ़िए, कहा कि लाओ गेट बनाते हैं बहुत बढ़िया, और दरवाजा के नाम है अलाई दरवाजा। कोई लड़का रटते रहेगा अलाई दरवाजा दिल्ली, अलाई दरवाजा, अरे क्या रट रहा है? कुबतुल इस्लाम मस्जिद का मेन गेट हो गया, नाम ही है दरवाजा, तो अलाई दरवाजा हो। और पहली बार गुंबद और मेहराब का प्रयोग है पूर्ण इस्लामिक शैली में बनाया गया। तो हम समझते हैं निर्माण भी क्लियर सबका। इसकी चीज के बारे में हम लोग देखें तो पहली बार दक्षिण विजय किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और दो चीज इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ और गुजरात। मेवाड़ में राजा कौन है? राणा रतन सिंह। पत्नी कौन है? पद्मावती। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। गुजरात विजय, राजा कौन थे? कर्मदेव। और हम लोग देखे राजा की हार भी हुई थी। और फिर हम लोग देखे गुजरात से ही खरीदा गया था कौन? मलिकापुर, 1000 दिनारी। और फिर उसके कारनामा हम लोग देखे दक्षिण भारत पूरा जीता। सुधार, पहली बार बाजार नियंत्रण के लिए इसने एक विभाग बनाया। बोलो विभाग का नाम? दीवाने मुस्त खराज। विभाग का नाम बोलिए, दीवान ए मुस्त खराज। इसके विभाग है दीवाने मुस्त खराज। दूसरा, सैनिक के नगद वेतन देना शुरू किया। हुलिया प्रथा इस पे लिखवाया।